आओ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में आना है। इसका क्या मतलब है? तो जैसे मान लो कि 176 दे दे, 176 है नहीं, 1176, तो 1176 हो गया ना लड़के। तो इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड करने का मतलब कि 1176 जो वैसे लिखे हो तो 2 से जाएगा नहीं, तो 2 से जाएगा तो 2 5 का 10 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब ना कि तुम ऐसे लिखना, 2 से ले गए हो, ठीक, और यहाँ हो जाएगा 528, ठीक है ना। और फिर यहाँ 2 से ले जाओ, कितना हो जाएगा? 2 दूना का 4, 294। तो फिर यहाँ लिख दो, इसको ऐसे ले लेना 294, और फिर यहाँ से आ जाएगा 2, फिर कितने जाएगा? 2 से जाएगा ना, 2 कमा 2, 4 और 7, तो यहाँ से हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 157। इसको जोड़ लो, 4 1 5 हो जाएगा ना, और 5 7 कितना हो गया? 12, 3 से कट जाएगा ये, 3 से करो, 3 चौके 12, 3 9 27, बोलोगे ना। तो ये 3 से जा रहा है, और ये तुम्हारा आ जाएगा 49 हो गया ना। अब इसको क्या करना, ये 7 से जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? आप देखो सोचते, तो 1176 बराबर यहाँ से लिखोगे 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 बार है, गुणते 3 गुणते 7 गुणते 7। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्री फैक्टर। ट्री फैक्टर आई बात समझ में ना। अरे भाई देखो, ये एक मान लो डंडी हो गया पूरा, मैंने शाखा हो गया, उससे एक शाखा निकली हुई है, ओरिजिनल शाखा, इसको मान लो कि तरह जा रहे हो, अब इसमें से एक निकाल रहे हो। जो छोटे लड़के होंगे ना 8 में 7 में, वही उसमें लिखा होता है कि फैक्टर करिए ट्री फैक्टर की तरह, मैंने वृक्ष शाखा की तरह। बोलो ऐसे कर लोगे ना? कोई दिक्कत है? अच्छा, एनसीईआरटी में भी देखें कुछ उदाहरण दिया है, कोई एक, हाँ एक उदाहरण दिया है, तो उदाहरण दिया है 32, ये लड़के लिखा है 32,760 लिखा हुआ है। अब इसका करना है, अब जैसे गोला बना दो, डब्बा बना दो, कोई दिक्कत ना है। अब इसको करने जाओगे तो तुम इधर साइड में लिख लो 32,760, और नहीं तो उस तरह नहीं है तो सबसे आसान तरीका है कि देखो ये वाला जो है ये 2 से जाएगा, क्यों? क्योंकि अंत में क्या लिखा है? 0 है, तो 2 जब यहाँ लिख दोगे तो ये हो जाएगा 16 दूना के 32, 3 दूना के 6, 8 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत ना है? चलो इसको डब्बा बना दो। फिर देखो, फिर ये किससे, तो फिर 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जाएगा तो 2 8 16 हो जाएगा ना, 2 1 का 2, 2 9 18, और 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर 0 है अभी, तो 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 9 18, और फिर कितना हो जाएगा? 5। लो ठीक है ना। अब कितने से जाएगा? 9 9 4 13 हो जाएगा, 13 5 18, 3 से चला जाएगा, तो 3 से जाएगा तो 3 से भाग करो, इसमें 3 का 3 हो जाएगा ना, तो 10 तितली के
9 हो जाएगा, 3 6 का 18, 3 5 15 हो जाएगा। देख लो, 3 5 15 के 5, 3 6 के 18, 1 को 19, 3 के 9 1 10, 3 1 9 3 1 4। अच्छा यहाँ, हाँ ठीक, अब ठीक है ना। अब फिर 3 1 4 10 15, 3 से जाएगा लड़के, 3 से जाएगा ना। तो देखो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 5 15, बोलो ठीक है ना। अब वो 4 5 9, 9 5 14, 3 से तो कटता नहीं है, तो 5 से ले लो। यदि जरूरी नहीं कि सीरियल बाई करें, 5 यहाँ भी कर सकते थे, 1 2 यहाँ, 3 1 यहाँ कर सकते हो, लेकिन सीरियल बाई पढ़ेंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और इसे हल कर दो कि 5 से तो कितना हो जाएगा, पन्ना 5 का ये होगा। एक डब्बा बनाना तो डब्बा बना लेना। अब कितने से जाएगा, 7 से जाएगा, तो 7 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 32 760 को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिख लो। अब यहाँ से कर दो लड़के, ये हो जाएगा 32 760 बराबर हो जाएगा 2 गुणते 2, 2 फिर 3 गुणते 3, फिर 5 7 गुणते फिर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बोलो ठीक है, करो। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभाज्य संख्याओं के रूप में, संख्याओं के लिखना, संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। देखो लड़के, इसको मान लो हमारी भाज्य संख्या हो जाए। देखो इसको जब तुम गुणनखंड कर रहे हो तो 2 तुम्हारा अभाज्य संख्या है, ये ना किसी से कटेगा। 3 तुम्हारा अभाज्य संख्या है, 5 तुम्हारा अभाज्य संख्या, 7 तुम्हारा अभाज्य संख्या, 13 तुम्हारा अभाज्य संख्या है। आप लौसा या मौसा कुछ भी निकालते हो तो एकदम छोटी से छोटी संख्या तोड़ते हो। आप ऐसा नहीं ना है कि 2 और 2 मिला है तो तुम एक ही बार 4 से भाग कर देते हो, नहीं ना। अभाज्य संख्या ये 4 तुम्हारा अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या, ये कट जाएगा 2 गुणित 2, लेकिन 2 नहीं ना कटेगा, यही बोलना है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि ये जो प्रमेय लिखे हो किसके आधार पर, तो लिखना अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार यदि हमें कोई भाज्य संख्या दिया होता है तो उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इसका जो क्रम होता है ना, क्रम कोई निश्चित नहीं होता है लड़के, क्रम कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 लिख देता हूँ और 50 का गुणनखंड करने जा रहे हो तो इसको हम 2 इधर लिख सकते हैं और इधर हमारा 25 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। फिर तुम यहाँ पर 5 कर दे रहे हो, फिर यहाँ 5 हो जाएगा, ये ना है। लेकिन तुम इसको ऐसे भी लगा सकते हो कि ये 50 हो गया
तो पहले तुम 5 से लेकर चले जाओ, कितना होगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर यहाँ तुम 2 से लेकर चले जाओ, फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो फिर 50 का गुणनखंड नहीं लिख सकते इसे, 5 गुणित 2 गुणित 5। यहाँ पर 50 का गुणनखंड है 2 गुणित 5 गुणित 5, दोनों को गुणा करेंगे तो 85 ना आएगा। अरे समझ में ना, यही वो बात बोल रहा है, ठीक ना। इसको उसी के नीचे लिख लीजिए थोड़ा, ताकि आप समझ जाएंगे क्या वगैरह। प्रमेय नंबर लड़के दूसरा लिखिएगा। माना P एक अभाज्य संख्या है, माना P एक अभाज्य संख्या है तथा A, इसमें वाले लिखिएगा, तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, A स्क्वायर को विभाजित करता है, तो P A को विभाज्य करेगा, P A को विभाज्य करेगा। अबे लड़के, अच्छा डायरेक्ट पहले जैसे मान लो हम लोग मान लेते हैं ए उत्पत्ति, इसको थोड़ा सीधी करते हैं हम लोग। तो उपपत्ति में जब इसको लगाओगे तो लिखोगे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से A को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लड़के वहां पर लिखा है कि P तुम्हारा अभाज्य संख्या है, P, इसका मतलब कि P का मतलब अभाज्य संख्या मतलब 2 3 5 7 11 13 ऐसे, और A का मतलब भाज्य संख्या है जो आप गुणनखंड कर रहे हो। तो इसका कहने का मतलब है कि A बराबर तुम कहोगे तब ऐसा करिए कि P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक लिख सकता हूँ, Pn लिख सकता हूँ। अब इस तरह ना तुम्हें समझ में आ रहा है लड़के, तो हम यहाँ पर लिख देता हूँ 12। तो 12 को जो मैं लिख रहा हूँ लड़के, तो इसको 2 गुणते 3 लिख सकते हो कि नहीं? समझना बात को, ये तुम्हारा A हो गया है, ये तुम्हारा P1 हो गया, ये तुम्हारा P2 हो गया, ये तुम्हारा P3 हो गया। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को बताते हैं कि तुम किसी भी भाज्य संख्या को उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आई बात समझ में? दूसरा प्रमेय लिख रहे हो, यदि इसका वर्ग इससे विभाज्य होता है, इसका वर्ग इससे विभाज्य होता है, तो ये वाली संख्या इससे विभाज्य होगी। अब इस तरह ना समझ रहे हो तो देखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ इसका वर्ग करने जाओगे तो 12 गुणते 12 कर दोगे, तो इसका मतलब लड़के 2 गुणते 3, और फिर से 2 गुणते 3 नहीं हो जाएगा। देख लो, ये पहले का तुम्हारा 12 था, और फिर स्क्वायर करने गए तो फिर 12 आया।
तब इसको तुम लिख सकते हो ना 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गुणते 2 गुणते 3 2 गुणते 2 गुणते क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब हो गया कि a गुणते a कर लेंगे P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 कर लेंगे डॉट डॉट P1 उसी तरह फिर से हो जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 डॉट 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 क्या हो जाएगा Pn हो जाएगा। इसका मतलब लड़के a स्क्वायर इज इक्वल टू P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर डॉट 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 ऐसे कर लीजिए कितना तक Pn का स्क्वायर हो जाएगा। है समझ में ना? लिख लो भैया। अब इसको तुम 12 का स्क्वायर करना चाहोगे तो 12 का तो स्क्वायर है तो लिखो तो ठीक है, छोड़ दो इसको 12 का स्क्वायर। ये 2 पर क्या घात हो जाएगा 2 3 4 और 3 पर कितना हो जाएगा 2 घात हो जाएगा। तभी कटेगा कि नहीं कटेगा? इससे कट रहा है ना। तब यहाँ से हो जाएगा क्या चीज a बराबर P1 डॉट P2 P3 डॉट 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 कितना Pn हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख देंगे क्या चीज मतलब P से a क्या हो जाएगा विभाज्य होगा। आएगा समझ में ना? अब तुम्हें ज्यादा दिक्कत लग रहा है तो देखो यहाँ पर अब तुम 12 लिख रहे थे तो 12 100 कितना हो जाएगा 44। बोलो होगा कि नहीं होगा? और ये तुम्हारा हो गया है 2 पर 4 गुणते 3 पर 2। उसने लिखा है कि P यदि a स्क्वायर को विभाज्य करता है तो P a को भी विभाज्य करेगा। मान लो ये P हो गया, ये भी P1 P2 हो गया तो दो है ना, 2 से तुम भाग करके देख लो 144 में ये हो जाएगा तुम्हारा 7 हो जाएगा ना, कट जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 कटे कि नहीं कट गया। तुम इससे भी भाग करके देख लो, इससे भाग करोगे तो 144 में 3 से 3 चौके 12 हो जाएगा, ये 2 और फिर 3 वाले कितना हो जाएगा 24। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तब 144 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 में 2 का भी भाग करोगे तो 6 गुना के 12 होगा कि नहीं होगा। फिर 3 से भी भाग करोगे तो 4 होगा ना। तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो इसी का मतलब आप ध्यान देना कि आप किसी भी संख्या का वर्ग यदि उसका अभाज्य गुणनखंड से विभाज्य हो रहा है तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से क्या होगा विभाज्य होगा। बता दो ना, कोई दिक्कत ना है? बोलो कुछ ठीक है। वे कहने का ये मतलब है, देखो यहाँ देखो, जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं 6 तो 6 ले लिए। अब 6 ले रहे हो तो 6 का तो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणते कितना होगा 3 हो गया। अब ये बताओ 2 से 6 कटेगा, ये 3 से भी 6 कटेगा। अब यहाँ से तुम इसका वर्ग कर दो, 6 6 के 36 हो गया ना। तो 36 हो गया तो बताओ 2 से 36 नहीं कटेगा, फिर 36 3 से नहीं कटेगा। तो यही कह रहा है यदि कोई संख्या का वर्ग तुम्हें दिया गया है और इसका अभाज्य गुणनखंड से कट रहा है तो जब इसका वर्गमूल तुम निकाल दोगे ये वाला तो वो भी उसी संख्या से पुनः कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना है? जैसे मान लीजिए 10 हो गया तो पहले 100 ले लीजिए, तो 100 का अभाज्य गुणनखंड वो तुम्हारा 2 और 5 ही आएगा, 2 और 5 ही आएगा, 5 25 6 चौके 16। तो ये तो बात की बात है, अब लिखना चाहोगे तो वो अलग से लिखा जाएगा। तो 2 और 5 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है 100। तब 100 का वर्गमूल कितना आता है? अब 10 में भी 2 का भाग करोगे तो 2 5 का और 5 में आगे कट गया ना। मतलब ऐसी संख्या रहेगी आपके पास जिसका वर्गमूल आता हो। अरे समझे ना? अब ऐसा नहीं है कि अब मान लो 14 हो गया, अब 14 2 और 7 से कटा तो इसका वर्गमूल अंडर रूट में हो जाएगा। अब ये थोड़े कटेगा। ऐसी संख्या जो वर्गमूल आती हो वैसा लेना जो दोनों से कटता है। जैसे 256 लिख दोगे अभी ठीक है कि भैया 16 इसका वर्गमूल होगा।
अरे समझ में ना, अब बता लोगे ना, कर लो।